हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका तीसरा बिहार बोर्ड चैनल पर। चलिए बच्चों, फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और इसका ये पार्ट 10 है। बच्चों पार्ट 9 तक आ चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले पिछले लेक्चर जाके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं जिनका इस्तेमाल आगे की कंसेप्ट में होने वाला है। आपको पता है बच्चों मेरा पढ़ाने का क्या अंदाज है। पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक, एकदम आसान भाषाओं में प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव कराते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव भी कराते हैं कैसे लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, तभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले जाके पिछला लेक्चर देखो, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आज का लेक्चर में एकदम नए अंदाज। तो बच्चों इसलिए कहते हैं पिछला लेक्चर देखने के लिए कि कैसे लिखना जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोर्ड के एग्जाम में बच्चों लिखना है, ठीक है, ताकि आपका सारे 400 प्लस मार्क्स आ सके। इसीलिए आपको इतना समझाया जा रहा है कि पिछला लेक्चर जरूर जाके देखना, जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो नए जुड़े हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लासेस है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज के कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, चिन्ह परिपाटी क्या है। बच्चों चिन्ह परिपाटी क्यों बनाया गया, आपको पता है गोली दर्पण क्या करता है। अच्छा, पिछला लेक्चर में क्या क्या पढ़ा चुके हैं बच्चों कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक। अवतल दर्पण काल्पनिक और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वास्तविक क्या बनता है बच्चों, उल्टा बनता है। ये सारी बातें आपको पढ़ा चुके हैं पिछला लेक्चर, इसीलिए देखने के लिए बोलते हैं ताकि आपको आज के लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए क्या है सवाल बच्चों, चिन्ह परिपाटी क्या है। आज के लेक्चर में पढ़ना है चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह आज के लेक्चर में बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। दर्पण का सूत्र पढ़ने वाले हैं बच्चों। दर्पण का सूत्र कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब वस्तु दूरी धनात्मक लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे, ये सारी बातें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज का कंसेप्ट आज के बाद आपका पूरा हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे सर कब धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। चलिए चिन्ह परिपाटी क्या है बच्चों, कभी गोलीय दर्पण कभी सीधा बनाता है, कभी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, कभी दर्पण के सामने बनाता है, कभी दर्पण के पीछे बनाता है। तो इन्हीं बातों को अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी बनाया गया है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक बच्चों। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहा था सर, हम अगर नोमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न हल करेंगे, तो वहां पे दिक्कत होती है। कभी प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है, कभी सीधा बन जाता है, कभी दर्पण के सामने बनता है, कभी पीछे बनता है। तो वस्तु दूरी कब धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे, इन बातों में बच्चों अक्सर कंफ्यूज होता था। तो नए सिरे से एक नया बच्चों ये सिलेबस में डाला गया कि चलो एक चिन्ह परिपाटी बनाते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके बच्चे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चिन्ह परिपाटी तो यही है बच्चे, इसीलिए आपको चिन्ह परिपाटी बनाया गया है। कि बहुत बच्चा कंफ्यूज हो रहा था सर, दर्पण में कभी सामने प्रतिबिंब बनता है, कभी पीछे बनता है, कभी बच्चों सीधा बनता है, कभी उल्टा। इन्हीं बातों को अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी बनाया गया है जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। मान लीजिए दर्पण के सामने वस्तु रखी रहेगी, तो बताओ, पूछेगा कि बताओ ये वस्तु जो है दूरी कहाँ से लेंगे, इस वस्तु का दर्पण से कहाँ से दूरी मापा जाता है, कि दर्पण से मापा जाता है या दर्पण के ध्रुव से। तो बोलेंगे सर दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है, ठीक है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए परिपाटी की आवश्यकता हुई, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी के अनुसार ये आपको कभी नहीं पूछता है, ठीक है, कि चिन्ह परिपाटी क्या है, लेकिन ये सब इस्तेमाल है बच्चों, है ना। ये आपको कार्तीय तल पे कैसे दर्शाया जाता है ये आपको पूछता है। ये 4 गो वर्ड लिखना है, 4 गो चीजें अभी आपको बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। इतना नहीं लिखना, अब यहाँ से लिखना है। 1 नंबर अभी आएगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर तक लिखना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब क्या है सर ध्रुव, ये सब चीज बातें बता चुके हैं बच्चों पिछले लेक्चर में। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष लिया जाता है। मतलब जिस तरह निर्देशांक ज्यामिति में याद है ना, पता बच्चों, एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, दोनों जहाँ पे काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। उसी तरह बच्चों यहाँ पे दर्पण के ध्रुव को क्या माना गया, मूल बिंदु मानता है। चलिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है यहाँ पे आपको समझाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग दर्पण बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण बनाए जल्दी बताइए सर, पॉलिश तो कीजिए। चलिए पॉलिश कर देंगे, इस साइड पॉलिश करेंगे ना, ये पॉलिश कर दिए, ये अवतल दर्पण बन गया। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है,
परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये आपका पॉलिश वाला साइड, जिधर पॉलिश करते हैं उधर परावर्तक सतह नहीं होता, इधर होता है। जिधर पॉलिश करते हैं उधर वस्तु नहीं रखते हैं, वस्तु हमेशा इधर रखते हैं। तो ये परावर्तक सतह, ये बच्चे ये परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए यहाँ आपका पीछे ये पिछला वाला भाग हो गया, ये सामने वाला भाग। दर्पण का ठीक बीचों बीच वाला बिंदु यही है ना, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव, जिसको पी से दर्शाया जाता है। और जानते हैं दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए ये वक्रता केंद्र है आपका, ये आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वक्रता केंद्र, जिसको सी से दर्शाते हैं। और ये दर्पण का क्या है, फोकस है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलिए कहता है कि मान लीजिए दर्पण के सामने वस्तु रहेगा, ये वस्तु है आपका, ये वस्तु है, ये वस्तु। इस वस्तु का दूरी कहाँ से मापेंगे, ये दूरी, वस्तु का जो दूरी दर्पण के सामने, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रहती है। कहता है सर इस वस्तु का दूरी कहाँ से लेंगे हमेशा, तो याद रखिएगा हमेशा कहाँ से लेंगे बच्चों, ध्रुव से लेंगे। यहाँ से बोलेगा यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दूर है तो 10 मीटर दूरी ले लेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा वस्तु का दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यहाँ से मापेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते सर क्या फोकस से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, नहीं यहाँ से मापेंगे, नहीं कहाँ से मापेंगे सर, यहाँ से मापिएगा, ध्रुव से मापिएगा। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है बताइए, ध्रुव से मापी जाती है। और आपको ये भी बताते हैं कि मुख्य अक्ष को है, ये इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, पहले इसको मिटा देते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है ना आप देख रहे हैं, मुख्य अक्ष समझा चुके हैं पहले। ठीक है, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से पास होने वाली सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, इस मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष माना गया। क्या माना गया सर, एक्स अक्ष माना गया। और एक्स अक्ष को किससे दर्शाया जाता है, एक्स कॉमा एक्स डैश से, एक्स कॉमा एक्स डैश से दर्शाया जाता है। ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कि निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष लिया जाता है। ठीक है, और एक्स अक्ष लिया जाता है, एक्स अक्ष को कैसे दर्शाते हैं, एक्स कॉमा एक्स डैश से। तो वही बातें यहाँ पे कर दी हैं, यही आपका मुख्य अक्ष है, यही आपका एक्स अक्ष कहलाता है, और इसको एक्स कॉमा एक्स डैश से दर्शाते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, कि सभी दूरियां कहाँ से, पहला पॉइंट आपका ये था कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, और अर्थात दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है बच्चों, धनात्मक होती है। अब सर समझ में नहीं आया सर आपतित किरण क्या होती है, बच्चों बताए थे आपको, जहाँ पे वस्तु रखते हैं, मान लीजिए वस्तु से किरण निकलेगी, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। वस्तु यहाँ है तो यहाँ से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये किरण जो आया ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, बताओ बच्चों कि आपतित किरण की दिशा किधर है, इधर है या इधर है, तो आप बताओगे सर एरो तो इधर है, तीर इधर की ओर है, इसका मतलब आपतित किरण की दिशा इधर है। तो इस दिशा को क्या मानते हैं हम लोग, धनात्मक मानते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, धनात्मक यहीं से नहीं मानेंगे। आप बोले सर यही मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो क्या इसका दूरी यहीं से धनात्मक मानेंगे, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक धनात्मक होगा, क्योंकि ये देखिए आपतित किरण की दिशा को धनात्मक मानते हैं, तो यहीं से धनात्मक मान लेंगे, नहीं, कहाँ से मापेंगे, हमेशा धनात्मक। धनात्मक हमेशा यहाँ से मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से, हमेशा दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है बच्चों। उसी तरह चिन्ह को भी हमेशा दर्पण के ध्रुव से देखते हैं। तो आपतित किरण की दिशा को धनात्मक मानते हैं, तो इस दिशा की यहाँ से इधर धनात्मक मानेंगे, ना कि यहाँ से मानेंगे, यहाँ से नहीं मानेंगे, यहाँ से नहीं मानेंगे, यहाँ से नहीं मानेंगे। तो कहाँ से मानेंगे, हमेशा ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से इधर धनात्मक होगा। क्यों होगा धनात्मक, क्योंकि आपतित किरण की दिशा को धनात्मक मानते हैं। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, आपतित किरण की उल्टी दिशा को क्या मानते हैं, सर आपतित किरण की उल्टी दिशा को क्या मानते हैं, तो याद रखिएगा आपतित किरण की उल्टी दिशा को क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं, नेगेटिव। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सर कैसे मानते हैं। ठीक है, फिलहाल इस दिशा को धनात्मक मानेंगे, इधर ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, ध्रुव से इधर धनात्मक, इधर याद रखिएगा बायां साइड हमेशा ऋणात्मक होगा और दायां साइड हमेशा धनात्मक होगा। सिंपल है, बायां साइड हमेशा ऋणात्मक और दायां साइड धनात्मक होगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि आपतित किरण की विपरीत दिशा को मापी गई दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होती है। विपरीत मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बता चुके हैं, विपरीत मतलब होता है क्या, उल्टा। तो आपतित किरण की उल्टी दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो आपतित किरण इधर है तो इधर धनात्मक होगा, इसका उल्टा इधर ऋणात्मक होगा। वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ जो लिख कर चुके हैं। अगला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के, मान लीजिए वस्तु किधर है बच्चों बताइए, ये वस्तु का हाइट है, वस्तु के हाइट को हम लोग एच से दर्शाते हैं। तो ये हाइट लेंगे हम लोग, कैसे लेंगे, हाइट को धनात्मक लेंगे।
प्लस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे धनात्मक बच्चों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। याद रखिएगा, ये सब बातें आपको काम देगा आगे सॉल्व करने में, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कि मुख्य अक्ष के ऊपर है। अगर कोई वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक लेंगे, चाहे वस्तु इधर हो चाहे वस्तु इधर हो, तो इससे उधर धनात्मक लेंगे। लेकिन वस्तु दूरी में पूछेगा बच्चों तो इधर धनात्मक लेंगे और इधर ऋणात्मक लेंगे। लेकिन वस्तु की ऊंचाई पूछेगा, दूरी और ऊंचाई में फर्क है। यहां से लेके यहां तक का दूरी पूछेगा, इधर ऋणात्मक होगा, और यहाँ अगर मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया बच्चों, यहाँ पे बन गया, तो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी इसको धनात्मक लेंगे, क्योंकि इधर ऋणात्मक होता है इधर धनात्मक होता है। तो वही बातें यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं? ऊंचाई का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? ऊंचाई का। अगर आपतित किरण बच्चों, ये वस्तु की जो ऊंचाई है ये मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक लेंगे, लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वह प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का ऊंचाई को एच डैश से दर्शाते हैं, वस्तु की ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे सर? ऋणात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे? ऋणात्मक। तो नीचे की ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। सारी बातें क्लियर हुआ? ये बातें लिखा हुआ है यहाँ पे कि मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। इसका चित्र यहाँ भी दिखाते हैं, फ्रेश चित्र यहाँ पे है। अब वहां से उतारोगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना सब? देखिए, आपतित किरण की दिशा है, इधर क्या होगा सर? धनात्मक होगा, तो इधर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ पे धनात्मक है और इधर क्या है? दाईं ओर की दूरी, देखिए दूरी लिखा हुआ है धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ये क्या लिखा हुआ है? ऋणात्मक लिखा हुआ। अब देखिए ऊंचाई ऊपर की ओर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ऊंचाई ऊपर की ओर क्या होगा सर? धनात्मक होगा। ऊंचाई ऊपर की ओर क्या होगा सर? धनात्मक होगा। चलिए यहाँ इसके अंदर कर देते हैं, धनात्मक होगा। ऊंचाई नीचे की ओर, ये ऊंचाई नीचे ओर की, ये क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। तो हर चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक, घबराना नहीं है। बीच रास्ते में छोड़ोगे तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे। कभी हमेशा ये गलती नहीं करना है कि सर ये समझ में नहीं आया। हो सकता है आगे समझ में आ जाए। जो बच्चे कमजोर हैं उस बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आगे 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो अब करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? बीम की दूरी। आपको समझाते हैं वस्तु दूरी क्या होता है। चलिए फिर से एक चित्र बनाते हैं, आपके लिए चित्र बना रहे हैं। चलिए ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। और ये इसका मुख्य अक्ष है, और इसका ये ध्रुव है, और ये है आपका वक्रता केंद्र, और ये है आपका फोकस। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा अभी बच्चों सभी। ये है आपका वस्तु। क्या है? वस्तु। वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट यू से दर्शाते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये वस्तु है, दर्पण के सामने रखी है। कहाँ पे रखा हुआ? दर्पण के सामने रखा हुआ। ठीक है, कहता है कि दर्पण से इस वस्तु का दूरी को क्या बोलते हैं? तो वस्तु दूरी। वस्तु का दर्पण से दूरी को, दर्पण के ध्रुव से दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। तो देखिए वस्तु यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है बच्चों, और ये ध्रुव यहाँ है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। दर्पण, वस्तु का दर्पण के ध्रुव से, वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे यू से दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, वस्तु दूरी को कहाँ से दर्शाते, किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। और ये दूरी कहाँ से मापी जाती है सर? ध्रुव से मापी जाती है। आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, वस्तु दूरी। वस्तु को कभी कभी बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब। वस्तु बोलो या बिंब बोलो, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। कहाँ पे बना है? यहाँ पे। इसको बोलेंगे प्रतिबिंब। आई फॉर इमेज, ये इमेज है। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, लिख देंगे, आपको पूरा नाम लिख देते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है लिख देते हैं, इंग्लिश हिंदी में लिख देते हैं, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है। तो कहेगा सर ये प्रतिबिंब जहां बना है बच्चों, प्रतिबिंब जहां पे बना है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच के दूरी को, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, जिसे भी से दर्शाया जाता है। इसको किससे दर्शाते हैं? भी से दर्शाते हैं। एक और सवाल है, फोकस दूरी। आपको पहले ही बता चुके हैं, फोकस दूरी के बारे में पहले बता चुके हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। सभी दूरियां देखिए कहां से लिए हैं? ध्रुव से। फिर से बोलते हैं, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, जिसे यू से दर्शाते हैं। वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। अगला पॉइंट, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, जिसे भी से दर्शाते हैं। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे एफ से दर्शाते हैं। समझ में आया सही बच्चे को? ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ोगे। ठीक बच्चों, चलिए
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बिम। बिम बोलो या वस्तु बोलो, बात एक ही है। जैसे सूरज को रवि बोलते हैं बच्चों, पानी को जल बोलते हैं, तो बिम को वस्तु भी बोलते हैं। तो वस्तु की दूरी कैसे करते हैं आप? यहाँ पे लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने रखी वस्तु, दर्पण के सामने रखी वस्तु तथा इसके ध्रुव के बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे यू से दर्शाया जाता है। देखिए यू लिखे, यू कहते हैं, इसे यू से दर्शाते हैं। वस्तु दूरी को किससे दर्शाते हैं हम लोग? यू से दर्शाते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं सर? इसे भी से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव, बता चुके हैं ना, ध्रुव मतलब पोल है ना, पी, ध्रुव और बने प्रतिबिंब, जहां प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बच्चों? देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? प्रतिबिंब यहाँ पे बना है ना, तो प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। वस्तु यहाँ है, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं। ये सारी बातें तो वही लिखा हुआ है आपका पिछले। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ दर्पण के ध्रुव और बने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जहां पे बना है, प्रतिबिंब जहां कहीं बन गया, आपको बता चुके हैं प्रतिबिंब कहाँ का बनता है। तो प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव और जहां प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब के बीच के दूरी को, उनके बीच के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, जिसे भी से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे भी से दर्शाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? फोकस दूरी। इसके बारे में बहुत पहले बता चुके हैं, सब बच्चा जानता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, ये एफ और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं हम लोग? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को? क्योंकि बच्चों जब तक ये सब चीज नहीं पढ़ोगे ना, आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर का अंतिम पड़ाव में आ चुका है। यहाँ पे आपको सारा कंसेप्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है। पहले पिछला लेक्चर देखोगे तो ये और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उतार लेने सभी बच्चे। चलिए अब पढ़ते हैं सर दर्पण सूत्र क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा, दर्पण सूत्र क्या है? तो बोलेंगे सर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, इन सभी के बीच जो संबंध बताता है, एक सूत्र है, एक सूत्र है जो संबंध बताता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं सर इसको इंग्लिश में? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों? आपको बता चुके हैं ना कि क्या है वस्तु दूरी। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए यह वस्तु है, ये क्या है बच्चों? आपका वस्तु है। वस्तु और ये ध्रुव है। वस्तु और बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे यू से दर्शाते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है सर? प्रतिबिंब तो यहाँ पे बना है। ये प्रतिबिंब दिख रहे बच्चे? ये प्रतिबिंब है आपका, ये दिख रहा है नहीं? ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। इसे भी से दर्शाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसे किससे दर्शाते हैं सर? भी से दर्शाते हैं। और फोकस दूरी जानिए करते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। इन तीनों के बीच संबंध बताता है। तो दर्पण सूत्र कहता है कि प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम, बच्चों व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्सली। तो देखिए व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स है, तो एक्स का अगर व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/x क्या हो जाएगा? 1/x। उसी तरह बोलेगा अगर y है, तो y का व्युत्क्रम बताओ, तो बोलेंगे सर 1/y, 1/y। व्युत्क्रम मतलब एक को है ना बच्चों 1/x कर देंगे। अगर z का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/z, ठीक है। उसी तरह v का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/v। समझ में आ गया सब बच्चे को मेरे ख्याल से? अब आते हैं, क्या कहता है? प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम, प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम। बच्चों प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं? भी से। और भी का व्युत्क्रम 1/v। भी का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/v। उसके बाद पूछा है बिंब की दूरी का व्युत्क्रम। बिंब बोले तो वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम। बच्चों वस्तु की दूरी को स्मॉल एफ, स्मॉल यू से दर्शाया जाता है। किससे? स्मॉल यू से। तो वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम से देखते हैं ना, वस्तु दूरी को u से दर्शाते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/u। तो कहता है, तो यहाँ पे वही बातें लिखा हुआ है, यहाँ पे वही बातें लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे है ना कीड़ा जब आ जाता है ना, तो बोर्ड काम नहीं करता ठीक से। जब कीड़ा पड़ जाता है बोर्ड के अंदर, तो वो ठीक से काम नहीं करता है। इसी वजह से बोर्ड कभी रुक जाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग,
तो प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम 1/v प्लस क्या लिखा है, और वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम का योग। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, योग। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़। किसका जोड़, कहता है प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम, और बिंब बोले तो या वस्तु बोले, वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम, वस्तु दूरी क्या बोलते हैं, 1/u, उसका योग। योग मतलब क्या, बीच में क्या लगाएंगे, जोड़। किसके बराबर होता है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। फोकस दूरी की व्युत्क्रम, फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं, इसी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो 1/f, इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं सर, दर्पण सूत्र। और यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से आप लोग यहाँ से उतारिएगा, ठीक है सभी बच्चे, कि सर ये कैसे, सभी बच्चे यहाँ से उतारिएगा, ठीक है, और यहाँ से उतारिए, ठीक है बच्चों। प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम, उन दोनों का योग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, योग। योग मतलब क्या, प्लस बीच में लगाएंगे, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम 1/f, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब 1/f। अगर बोलेगा x का व्युत्क्रम बताओ 1/x, v का व्युत्क्रम बताओ 1/v, तो वस्तु दूरी का व्युत्क्रम 1/u, प्रतिबिंब का दूरी का व्युत्क्रम 1/v बराबर होता है 1/f के। सभी बच्चे क्लियर है। आज के बाद ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब कहता है सर कब u धनात्मक लेंगे, कब u ऋणात्मक लेंगे, वस्तु दूरी कब धनात्मक लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे, प्रतिबिंब दूरी कब धनात्मक लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे, फोकस दूरी कब धनात्मक लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे। ये सारी बातें बच्चों आज का सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड आज का कंसेप्ट है बच्चों। आज का जितना भी टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, आज का सारा कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चन समझ सॉल्व करने में मदद करेगा, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न, जो आपको बहुत आसान लगेगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एक एक बात समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सब चीज जानना जरूरी है, ठीक बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, एक अवतल होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। दर्पण सूत्र हम लोग किस में लगाते हैं, अवतल या उत्तल, यही दोनों में लगाते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे लगाते हैं बच्चों, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हेडलाइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी या वस्तु दूरी बोलो, इसको यू से दर्शाते हैं। ये हमेशा ऋणात्मक ली जाते हैं, हमेशा नेगेटिव ली जाता है। मान लीजिए अगर दर्पण के सामने आपको बोलेगा, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा गया है, वस्तु कहाँ पे रखा गया है, बोलेगा ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ओपर वस्तु, ये 20 सेंटीमीटर रखा गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है, दूरी हमेशा कहाँ से मापी जाती है सर, ध्रुव से मापी जाती है। दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। वस्तु का दूरी जो है दर्पण से कितना दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसका मतलब यू का मान दिया है, वस्तु दूरी को यू से दर्शाते हैं, यू का मान कितना दिया हुआ है सर, 20 सेंटीमीटर। बच्चों ये 20 सेंटीमीटर लिखोगे ना, यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे माइनस, क्योंकि वस्तु दूरी को हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे बच्चों, इस साइड क्या लेंगे हम लोग, धनात्मक, इस साइड क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो बताइए वस्तु किधर है, जल्दी बताइए वस्तु किधर है सर, वस्तु तो इधर है, तो इधर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसीलिए हम लोग नेगेटिव लेते हैं। समझ में आया, नेगेटिव क्यों लेते हैं, इसका कारण बता दिए, क्योंकि आपको कुछ देर पहले बताए हैं, आपतित किरण की दिशा को धनात्मक लेते हैं, तो इधर धनात्मक लेंगे दायां साइड, इधर बाएं साइड क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, लेंगे ना बच्चों। तो बताइए वस्तु इधर है तो क्या होगा, इसका u का मान 20 नहीं होगा, -20 लिखना होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है और हमेशा इस साइड नेगेटिव होगा। इसीलिए कहता है वस्तु की दूरी को नेगेटिव ऋणात्मक ली जाती है हमेशा। क्या लिखेंगे बच्चों, हमेशा, ये हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, ऋणात्मक लेंगे। किसका, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं बच्चों। फोकस किसको बोलते हैं, तो बताइए, ये फोकस है और ये ध्रुव है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, क्योंकि आपका फोकस दूरी जो होता है, फोकस इधर है, फोकस इधर है, तो इसका फोकस दूरी भी इधर होगा, और आपको पता है इधर धनात्मक तो इधर ऋणात्मक, और इसका फोकस दूरी भी इधर ही है, इसीलिए इसका फोकस दूरी क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है हमेशा, हमेशा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रतिबिंब के बारे में, ये तो रट लेगा, सब बच्चा रट लेगा कि हमको अवतल दर्पण, अगर बस दर्पण अवतल हो तो उसका वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे और फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। लेकिन अगर बच्चों अगर प्रतिबिंब की दूरी के बारे में हो जाएगा, किसके बारे में, प्रतिबिंब की दूरी के बारे में, तो इसके लिए सोचना होगा।
अगर वास्तविक प्रतिबिंब हो, वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब हो, तो भी का मान बच्चों प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। यदि अगर आपके सवाल में ये कहा गया कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना है और सीधा बना है, तो आपको भी का मान क्या लेना होगा, धनात्मक लेना होगा। ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगा। कब होगा ऋणात्मक? प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। कब होगी? ऋणात्मक ली जाती है यदि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यदि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेना चाहते हैं, धनात्मक तभी ले सकते हैं, धनात्मक ली जाती है यदि, कब? यदि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता हो। क्या बनता हो? आभासी और सीधा बनता हो, तभी आप प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लेंगे। सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए कहता है, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे बच्चों। चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। तो चाहे यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, ऋणात्मक ली जाती है चूंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है बच्चों। दर्पण की वस्तु हमेशा दर्पण के सामने इस साइड रखा जाता है। दर्पण के सामने रखेंगे, इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। इसीलिए हम लोग वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक ही लेंगे। सामने ही रखा जाता है, इसलिए यू हमेशा ऋणात्मक ही होता है। क्यों होता है ऋणात्मक? समझ में आ गया ना कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं और उधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। वस्तु हमेशा इधर ही रहेगा ना, तो इधर हमेशा ऋणात्मक लेंगे। चलिए फोकस दूरी बच्चों, फोकस दूरी को धनात्मक लेंगे। कब लेंगे धनात्मक? तो बोलेंगे सर उत्तल दर्पण रहेगा ना, फोकस दूरी धनात्मक लेंगे। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। ठीक है, धनात्मक ली जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या लेंगे? उत्तल दर्पण का बच्चों धनात्मक ही लेंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है क्योंकि उत्तल दर्पण में यहाँ पे में होगा बच्चों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता। आभासी बोले तो काल्पनिक एवं सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। आपको पहले पढ़ा चुके हैं बच्चों, प्रतिबिंब कहाँ बनता है उत्तल दर्पण का? हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। और आपको पता है सीधा या काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है। अब अगले बच्चों सेशन में आपका बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं बच्चों, दर्पण सूत्र पूछा जाता है आपके 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कहता है दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है बच्चों। उत्तर देखिए क्या है, वैसा सूत्र है जो वस्तु की दूरी, बता चुके हैं बहुत पहले, वस्तु दूरी बोले तो यू, वस्तु की दूरी कॉमा फोकस दूरी बोले तो स्मॉल एफ, और क्या है बच्चों? और क्या? प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं? जल्दी बताइए। भी से। सर भी से दर्शाते हैं। तो वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच क्या बताती है? संबंध बतलाता हो, तो जिससे क्या कहते हैं? जिससे दर्पण का सूत्र कहा जाता है। वैसा सूत्र है जो वस्तु दूरी, फोकस दूरी और दर्पण प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध बतलाता हो, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे, यहाँ पे उसे होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण सूत्र कहा जाता है। और आपको लिखा है दर्पण, इसके अनुसार क्या होता है दर्पण का सूत्र? आपको सभी बच्चे को पता है दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दर्पण सूत्र है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भी आई, ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी का व्युत्क्रम, u का व्युत्क्रम बराबर होता है f का व्युत्क्रम। f बोले तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा ना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जितना भी कंसेप्ट पर हैं सारा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? चलिए देखते हैं। कहता है 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बच्चों ये क्वेश्चन गलत है। क्यों है बच्चों ऑप्शन गलत? क्योंकि आपको बता चुके हैं क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये होता है ना, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र।
लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग देख चुके होंगे। कौन सा होगा बच्चों, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। सर ये वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं बी भी गलत है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/भी है, नहीं सर 1/f है, 1/u, 1/भी होना चाहिए। यहाँ पे u तो सही है, 1/u 1/भी, यहाँ पे गलत है बच्चे, यहाँ पे इसीलिए ये गलत हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ पे भी 1/f है, 1/f, तो ये भी गलत हो गया। और कहाँ है बच्चे, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, क्या है माइनस, तो ये भी गलत हो गया ना, माइनस की वजह से ये गलत हो गया। बीच में यहाँ पे क्या देखिए, 1/भी प्लस 1/u इज इक्वल टू एक बराबर होता है 1/f। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। कौन सा नंबर करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन ये वाला बच्चों आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग लेंस सूत्र, क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र। तो ये लेंस सूत्र है, ये वाला कौन सा सूत्र है सर, लेंस सूत्र है। अगर बीच में माइनस आ जाएगा लेंस सूत्र कहलाता है, अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो लेंस सूत्र कहलाता है, अगर बीच में प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र कहलाएगा, बीच में माइनस तो लेंस सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। उत्तल दर्पण सुनो, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु इतना बड़ा होगा हमेशा छोटा बनाता है, इतना छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हम लोग गाड़ी के बगल में साइड मिरर में, ठीक है, साइड दर्पण में बच्चों किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का, ताकि बहुत सारा जितना पीछे जितना भी बाइक वगैरह होगा, जितना भी वाहन होगा, सभी को एक छोटे से दर्पण में दिखा देता है। उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बच्चों हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण हमेशा बच्चों क्या बनाता है आपका, बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और लेकिन एक और दर्पण पर रहती है अवतल दर्पण, बच्चों अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा भी बनाता है और बराबर भी बनाता है। तो बड़ा में यहाँ पे किसका गिनती आएगा, तो अवतल का आएगा, क्या आएगा बच्चों, अवतल का आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए बी मार दिए, ये वाला करेक्ट है। समतल नहीं होगा बच्चों, ये बराबर बनाता है, उत्तल क्या होता है हमेशा छोटा बनाता है, ठीक है। ये परवलय के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, ये छोटा बनाता है, छोटा। और ये क्या करता है, लिख देते हैं बच्चों, बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा। तो यहाँ पे बड़ा बोला है, कौन सा बड़ा, तो बड़ा के लिए बच्चों ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक, अवतल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होता है। अभी कुछ देर पहले बताइए, साइड मिरर, बाइक जो चलाते हैं ना, बगल में जो साइड में जो आपका दर्पण होता है, ठीक है, आईना जो होता है, वो कौन सा आईना लगा हुआ रहता है, तो बोलेंगे सर उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल, क्योंकि ये छोटा बनाता है, ठीक। गाड़ी के आपसे पूछा जाएगा सवाल, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बताओ उत्तल दर्पण के साइड में कौन सा, बाइक के साइड में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए क्योंकि उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, और उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, देखने पीछे देखने वाला क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अब आपका आ गया 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है, एक लाइन में पूछा, एक लाइन में जवाब देना है। क्या है क्वेश्चन आपका, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार के बराबर हो। बच्चों बताए थे आपको, अवतल दर्पण की अगर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बराबर आकार का बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर होगा बच्चों, उत्तर क्या होगा, तो बोलेंगे इसका आंसर होगा बच्चों कि वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे रखेंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, जिसको सी से दर्शाते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बराबर आकार का बनता है। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, तो बराबर आकार का बनेगा, आकार के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक। वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र। चलिए, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा बच्चों, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण बोला है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, तो यहाँ पे उत्तल देंगे, ठीक है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक का एक और नाम है, क्या नाम है, अभाषी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बच्चों उत्तल दर्पण तो नहीं बना सकता है, अवतल बना सकता है। अवतल वास्तविक बनाता है, काल्पनिक बनाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। तो अवतल काल्पनिक बनाता है, वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल हमेशा बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो कहता है क्या उत्तल, यहाँ पे क्या बोला है, उत्तल काल्पनिक किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो नहीं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा, सर उत्तर तो क्या होना चाहिए कि नहीं होगा। क्या होगा? नहीं। काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल बनाता है। कौन बनाता है? अवतल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल है या उत्तल है? बच्चों आपको बताया थी फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। और बताइए किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? यहाँ पे नेगेटिव है, आगे क्या लगा हुआ है? माइनस साइन। तो किसका नेगेटिव होता है? माइनस में किसका होता है? तो याद है आपको बता चुके हैं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक बच्चों जानते हो ना, नेगेटिव है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। तो इसका उत्तर होगा कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण है? उत्तर। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसका आंसर ये होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा बताएं। बहुत ही आसान है, एक लाइन में इसका आंसर होगा कि है ना बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसका उत्तर होगा, क्या लिखोगे आप लोग? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चों, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन, ठीक। कैसे आंसर देना वो लिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, तथा लिखो या वो, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं? सर आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का आवर्धन ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है या छोटा बना है, ठीक है। आवर्धन कहते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं या ऐसे लिखो, ठीक। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में, जाके देखना बच्चों, ठीक है। चलिए, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? बच्चों आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आपको पता है क्या बताता है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्ष उल्टा बना है। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या बना है? उल्टा बना है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या बना है? उल्टा बना है। बच्चों आवर्धन का चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है। अभी और आने वाला है, आवर्धन के बारे में डिटेल बताएंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे, ये परिभाषा कहाँ से आया। ये क्वेश्चन अभी नहीं देना चाहिए था, लेकिन आ गया बच्चों, इसका आंसर दे दिए हैं। आप लोग यहाँ से लिखोगे। अभी अगला लेक्चर में आवर्धन के बारे में डिटेल से बताएंगे, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका आंसर ऐसे ही लिखना है कि अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा तो ये क्या बताता है? आवर्धन का मान नेगेटिव, ऋणात्मक क्या बताता है? इसका आंसर होगा बच्चों, आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है। वस्तु अगर ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बना है, उल्टा, ठीक। चलिए, कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी निकालें। बच्चों बहुत ही आसान है फोकस दूरी निकालना, ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे F बराबर कितना, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? R से, याद है ना, वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। तो R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। और आप जानते हो क्या होता है? F बराबर फोकस दूरी बराबर है वक्रता, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R/2, ये फॉर्मूला लिखा चुके हैं।
आर का मान कितना दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर। सर 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2, 10 दूनी 20, कट के कितना आया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ये है कि एफ का मान कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। चलिए अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखे हैं। अवतल दर्पण का कोई दो उपयोग लिखे हैं बच्चों। उपयोग तो बहुत सारा लिखाए हैं, लगभग 6-7 गो लिखाए हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 ही पूछा है, तो बहुत आसान है। पहला उपयोग क्या है, 1 नंबर है ना, ये आंसर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग डेंटिस्ट के हजामती दर्पण के रूप में, चलिए हजामती बोले या दाढ़ी बनाने में, है ना, हजामती दर्पण के रूप में। एक और लिखना है ना, एक और लिखना है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल 2 जगह करते हैं, एक हजामती दर्पण के रूप में, एक डेंटिस्ट के रूप में, दांत का डॉक्टर, या ये भी बोलो सोलर कुकर के रूप में। ऐसे ही बहुत सारा लिखा है, आप जो मन उसका जवाब दे सकते हैं, आपको जो याद है उसी का जवाब दे दो, ठीक है। सोलर कुकर के रूप में, सोलर कुकर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं सर, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उत्तल दर्पण का क्या कहता है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण का एक उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं और दर्पण के साइड, बाइक के साइड मिरर के रूप में, है वाहन के, है ना। तो इसका आंसर होगा उत्तर, तो वाहन के साइड, साइड समझते हैं ना बच्चों, बगल वाला, है ना, साइड मिरर के रूप में। यहाँ इंग्लिश में लिख देता है, अक्सर आंसर यही होता है, मिरर के रूप में। मिरर बोले तो बच्चों दर्पण, मिरर के रूप में, इसका आंसर ये होगा। यहाँ मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण, साइड दर्पण के रूप में, साइड में लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण का एक उपयोग ये है, ठीक है। तो उपयोग लिखने के लिए बोला है, अब यहीं से लिखो। तो उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या किससे दर्शाते हैं बच्चों, आर से दर्शाते हैं। आर का मान 20 सेंटीमीटर, सॉरी 32 सेंटीमीटर दिया हुआ। कहता है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। इसका आंसर होगा बच्चों बहुत आसान है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे बच्चों अगर आपका अवतल दर्पण होता, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे अच्छे हैं ना पढ़ने में, थोड़ा सा भी लॉजिक दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सोचते हैं भविष्य के बारे में, वो जरूर सोचेगा इस बारे में जो हम बोल रहे हैं, उस बात को ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। अगर यहाँ पे अवतल दर्पण होता तो वक्रता त्रिज्या क्या लेते हैं, -32 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या इधर होता है और इधर ऋणात्मक ली जाती है, उधर धनात्मक ली जाती है। तो ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना होगा +32 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे चलिए उसको नहीं लिखना है क्योंकि उत्तल बोला है ना, तो आर का मान प्लस में लेंगे। और एफ का मान निकालने के लिए बोला है, तो एफ बराबर होता है, आपको पता है, r/2। आर का मान 32 दिया हुआ है, 2 से भाग दोगे, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना आया बच्चों 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है सारे बोर्ड के एग्जाम में। एक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र पर एक किरण आपतित होती है। ये चलिए गोलीय दर्पण बना लिया है ना, ये गोलीय, आप बना चित्र नहीं बनाइएगा, लिख दीजिएगा वहां पे। एक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र पर एक किरण आपतित होती है, ये वक्रता केंद्र है, ये किरण आपतित होती है। तो कहता है आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। बच्चों पता है, अगर आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, अगर कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से आपतित होती है, वक्रता केंद्र होकर आती है, या वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, तो उसी दिशा में वापस लौट जाता है जिस दिशा में आया था। तो इसका आंसर लिखिए, चित्र नहीं बनाइएगा, यहाँ पे ये सिर्फ ये लिखना है, क्योंकि एक ही मार्क्स से या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। उत्तर क्या पूछेंगे बच्चों, उत्तर, उत्तर क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र पे, इसका आंसर होगा उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाएगी। क्यों उसी दिशा में लौट जाएगी, क्यों लौट जाएगी सर, वक्रता केंद्र से कोई भी किरण आएगी ना उसी दिशा में लौट जाती है, इसीलिए इसका आंसर वही होगा। चित्र नहीं बनाइएगा, बस आंसर देना है आपको। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।